बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमरीकी फौजी ये कर सकते हैं? देखिए, वो ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं कर सकते। हर चीज मुमकिन होती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होगी। जब वो ये करेंगे तो उसके बाद वो वहां पे सस्टेन कर पाएंगे या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। जजीरे पे कब्जा करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो उनकी जानें चली जाएंगी, उनका नुकसान हो जाएगा माली बहुत ज्यादा अमेरिकन का, बिलाखिर वो जजीरे पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन क्या वो इस कब्जे को बरकरार रख पाएंगे? तो इसका जवाब है कि ये इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि ईरान अपने ही जजीरे के ऊपर इतने बम मारेगा, इतने मिसाइल मारेगा कि अमेरिकन के लिए वहां पे रहना और उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। वहां ड्रोन पे ड्रोन मारेगा ईरान, और ईरान के पास मुख्तलिफ सप्लाई लाइन्स हैं और उसके पास अपने बनाए हुए हथियार भी हैं। और यह दावा ईरान के अंदर से किया गया कि अगर चंद महीने और भी हमें लड़ाई लड़नी पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये लड़ाई लड़ लेंगे। अच्छा, इसमें इसराइल का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रोल हम भूल नहीं सकते, इसको फरामोश नहीं कर सकते। इसराइल ने ऐलान किया है कि जंग के खात्मे का फैसला इसराइली फौज करेगी, और इसराइली फौज जो उनकी क़यादत है उसे अपने अहदाफ हासिल करने के लिए अभी मजीद चंद हफ्ते दरकार है। जंग के खात्मे के मुज़ाकरात के बावजूद, ये इसराइल का स्टेटमेंट है ऑफिशियल, कि जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात के बावजूद हमारे ईरान और लबनान पर मंसूबे तब्दील नहीं होंगे। यह है नादरीन मामला, सादा सा और सीधी सी बात है कि इसराइल तो पीछे नहीं हटेगा। इसराइल को तो भी लड़ाई लड़नी है, उनको लड़ाई लड़ने की पुरानी आदत है। अब अमेरिका उनके साथ लड़ाई में उतर गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए फेस सेविंग, और इसराइल को चाहिए एक ऐसी आखिरी लड़ाई जिसमें इसराइल मुकम्मल तौर पर ईरान को कमजोर कर दे या खत्म कर दे। अब यहां पे नादरीन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कुछ ईरानी मुतालबात तहरीर किए हैं। उनका दावा है जी कि ईरान के मुतालबात बड़े सख्त हैं और इन मुतालबात की मौजूदगी में बहुत मुश्किल है कि मुज़ाकरात हों। बहरहाल ये हम मुतालबात देख लेते हैं जो ईरान के। इससे पहले भी मैं आपको इन्हीं मुतालबात के बारे में बार बार बता चुका हूं। तो वो कहते हैं जी कि खलीज में या खलीजी ममालिक में कायम तमाम अमरीकी अड्डे खत्म किए जाएं, नंबर 1। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि ईरान पर होने वाले हमलों के बदले में तावान की रकम हमें दी जाए। नंबर 3, वो ये कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में एक नया निजाम जिसके तहत ईरान को ट्रांजिट फीस जमा करने की इजाजत हो वो भी दिया जाए। नंबर 4, इस बात की जमानत कि जंग दोबारा नहीं होगी। नंबर 6, हिजबुल्लाह पर इसराइली हमलों का खात्मा। नंबर 7, तमाम पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा। नंबर 8, बगैर किसी पाबंदी के अपना मिसाइल प्रोग्राम बरकरार रखने का हक। अगर इस किस्म के मुतालबात ईरान करेगा तो अमेरिका के लिए मुझे नहीं लगता ये काबिल कबूल है। इस लड़ाई में अमेरिका और इसराइल के रास्ते बंद होते चले जा रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि अभी मुज़ाकरात के बहाने को टाइम गेन किया जाएगा, दुनिया के अंदर एक तासुर कायम करने की कोशिश की जाएगी कि हमने तो बड़ी बातचीत करने की कोशिश की, हमने तो मुज़ाकरात करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन ईरान मान नहीं रहा, तो हमारे पास जंग के अलावा रास्ता कोई नहीं है। और फिर ज्यादा मुल्कों को लेकर हो सकता है कि ईरान के ऊपर चढ़ाई की जाए। फिर पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत दबाव होगा, बहुत शदीद दबाव होगा। पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी जो हमायत है वो ज्यादातर खलीजी ममालिक के साथ दिखाई दे रही है, अमेरिका और इसराइल के कैंप में दिखाई दे रही है, जबकि जो पाकिस्तान की अवाम है उसकी हमायत वाज़ेह तौर पर ईरान के साथ दिखाई दे रही है। बहरहाल इसमें शहबाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट है। शहबाज शरीफ साहब ने बात की है मोहम्मद बिन सलमान से, जो बातचीत हुई वो मैं आपके सामने रखता हूं। कहते हैं जी, मैंने मोहम्मद बिन सलमान से बात की है, खादमैन हरमैन शरीफैन को ईद की मुबारकबाद दी है। मैंने सऊदी अरब पर हालिया हमलों की पाकिस्तान की जानिब से शदीद मुजम्मत की है। मुश्किल हालात में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की यकजहती और हमायत की तौसीक की है और उनको सराहा है, और मुमलिकत के तहम्मुल को सराहते हुए मैंने कशीदगी में फौरी कमी, दुश्मनियों के खात्मे, उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद की फौरी जरूरत पर जोर दिया है। मैंने वली अहद को इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के बारे में भी आगाह किया है। यानी बताया कि जनाब ये मामला देखिए, सऊदी अरब को भी तो टेंशन होगी ना कि चल क्या रहा है, हमें भी पता चले, हम इसका एक हिस्सा हैं। अगर अमेरिका से एक ट्वीट आती है और शहबाज शरीफ साहब उसको कर देते हैं तो सऊदी अरब के अपने स्टेक्स हैं, वो जानना तो चाहेंगे कि क्या हुआ। तो अब शहबाज शरीफ साहब ने MBS से बात की है। ईरानी सदर ने बाकायदा नाम लेकर तुर्की के सदर की तारीफ की है, क्योंकि तुर्की के सदर इसराइल के ऊपर बराह रास्त गोलाबारी कर रहे हैं जुबानी, और वो सारी चीजों के लिए जिम्मेदार नेतन्याहू को करार दे रहे हैं, और बार बार ऐसा कर रहे हैं कि दुनिया के 8 अरब लोग भुगत रहे हैं नेतन्याहू की हटतरबी को, और वो नेतन्याहू को बुज़दिल भी करार दे रहे हैं लगातार। यानी जो तुर्क सदर उर्दगान है ना, वो स्कोर सेटल कर रहे हैं नेतन्याहू के साथ कि इसको मैंने नहीं छोड़ना। वो हर रोज एक स्टेटमेंट देते हैं नेतन्याहू के खिलाफ। तो इसमें जो है वो ईरानी सदर ने स्टेटमेंट दिया कि जंगजू सेहूनी हुकूमत की मजम्मत में मेरे भाई रजब तैयब उर्दगान सदर तुर्किया का दो टोक और पुरज़म मौक़िफ़ काबिल सत्ताइश है। हमारे दोस्त और बरादर मुल्क तुर्किया की गयूर कौम ने कई सालों से उम्मत मुस्लिमा की उमंगों के साथ यकजहती में साबित कदमी से अपना किरदार अदा किया है। अल्लाह के फजल करम से हम ये फख्र का रास्ता मिलकर तय करेंगे।
तो अब ये जनाब ईरानी सदर जो है वो तुर्की को शाबाश दे रहे हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कोई भी इमदाद अभी तक ईरान में नहीं भेजी, यानी बहुत सारे ममालिक ईरान को मदद भेज रहे हैं, वहां बहुत तबाही हुई है, लोग बहुत बुरी हालत में हैं। पाकिस्तान भी भेज सकता था, लेकिन अमेरिका और इसराइल की नाराजगी के डर से पाकिस्तान ने ईरान को कोई मदद नहीं भेजी। हाँ, ये जरूर है कि शहबाज शरीफ साहब ने यह हुक्म जारी किया दूसरी मरतबा कि खलीजी ममालिक को जो खुराक की तरसील है या चीजें जो उनकी जरूरत की हैं अब वो तेज तरीन कर दी जाए और जितनी ज्यादा हो सकती है खलीजी ममालिक के अंदर खाने पीने की और दीगर अशिया भिजवाई जाए, उनकी तरसील तेज की जाए। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि यूएई के एयरपोर्ट्स के ऊपर पाकिस्तानियों के साथ जो सलूक हो रहा है, मुझे कुछ लोग जो आए वहां से उन्होंने बताया जी कि वो मुनासिब नहीं है। इंडियंस को और अमेरिकन को प्रायोरिटी दी जा रही है और पाकिस्तानियों को वो प्रायोरिटी नहीं मिल रही, बल्कि पाकिस्तानियों के साथ जो सलूक है वो हद तक आमेज है, बकौल उन लोगों के जो वहां से आए हैं और जो वहां से गुजरे हैं। नाज़रीन, अब आ जाए, एक और हमला किया है इसराइल ने, और ये बड़ी अहम खबर है। इसराइल ने एक ऐसे मुकाम पे हमला किया है, ये बंदर अंजली है, यहां पे इसराइल ने हमला किया है। देखिए, ईरान का रशिया के साथ कोई बॉर्डर नहीं मिलता, बीच में कुछ ममालिक आ जाते हैं, यानी जमीन के रास्ते कोई सरहद इनकी नहीं मिलती। कजाकिस्तान तुर्कमानिस्तान एक तरफ आ जाता है कैस्पियन सी के, दूसरी तरफ जो है वो आजरबाईजान आ जाता है, जॉर्जिया आ जाता है, आर्मीनिया आ जाता है, नीचे तुर्की है। तो ईरान की कोई सरहद बराह रास्त रशिया के साथ मिलती नहीं है। हाँ, कैस्पियन सी है, ये एक लैंडलॉक्ड किस्म का समंदर का एरिया है और मैं यहां पे गया हूं, मैंने इसको देखा भी है। तो यहां से रशिया से बहरी जहाजों के जरिए सामान ईरान में आता है। ये छोटा सा समंदर का जो एक हिस्सा है ये ईरान को और रूस को मिलाता है आपस में, कैस्पियन सी। तो यहां से एक तिजारती गुजरगाह है और ये तिजारत होती है इसी बंदर अंजली पर, इसी बंदरगाह पर, जहां रशियन तरसील बहुत ज्यादा बढ़ गई थी हालिया दिनों में। तो वहां इसराइल ने अटैक किया और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस सप्लाई लाइन को काटा जाए। इस पे रशिया को शदीद तहफुजात हैं। अब देखते हैं कि रशिया इसके बारे में किस किस्म का रद्दअमल देता है। तो एक तो खबर यह हो गई कि रशिया और ईरान के बीच में जो एक तरसील का रास्ता है उसको काटा जाए। अब दूसरी खबर मैं आपको देता हूं कि इसराइल का फौजी साजो सामान का एक बड़ा कंटेनर जो है वो मिस्र के एक बंदरगाह के ऊपर उतर गया। कैसे, ये जरा देखें। ये कंटेनर वाला जहाज है और ये अलमनासा की एक रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट ये बता रही है कि कंटेनर वाला जहाज MSC डेंट ये मिस्र में लगनअंदाज हो गया है, जिसमें मुबैना तौर पर इसराइली दिफाई कंपनियों के लिए तैयार करदा फौजी ग्रेड का स्टील लदा हुआ है, यानी इससे वो गोला बारूद बनाते हैं इसराइली अपने इस्तेमाल के लिए। ये जहाज दीगर मुकामात पर एहतजाज और इनकार के बाद अब यहां पहुंचा है मिस्र में। अच्छा, इससे पहले ये जो जहाज है जो इसराइली फौज के जेर इस्तेमाल स्टील लेकर आया था बहुत बड़ी मिकदार में असलाह साजी के लिए, ये जहाज यूनान, स्पेन, इटली और तुर्की जैसे ममालिक में इसने लंगरअंदाज होने की कोशिश की, लेकिन वहां पे जो मजदूर हैं, काम करने वाले कारकुन हैं, उन सब ने एहतजाज किया था और इसकी मुखालफत की थी कि हम इसराइल के लिए इसको नहीं उतारेंगे। तो फिर ये जहाज वहां पे नहीं रुक पाया। अब ये जहाज पहुंच गया मिस्र में और मिस्र में इस जहाज के सामान को उतारने की इजाजत दी गई। अब अंदाजा करें कि यूरोपीय ममालिक ने इजाजत नहीं दी कि हम नहीं चाहते कि इसराइल के हथियार बनाने के लिए हम उन्हें मवाद फराहम करें, लेकिन मिस्र जो बिल्कुल फलस्तीनियों के साथ है, उसकी मुल्क की सरहद साथ है, करीब है बिल्कुल, और इसराइल के भी बिल्कुल साथ है, लेकिन मिस्र ने इसकी इजाजत दी है और मिस्र ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, जहाज यहां पे लंगरअंदाज हो जाए। नादरीन, इस वीलॉग के आखिर में मैं आपको एक खबर देता हूं और ये आई है शुमाली कोरिया से। किम जोंग उन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया अपने पार्लियामेंट के इजलास में और उसने ये कहा कि हमारा काम बिल्कुल ठीक था, हम अमेरिका की चिकनी चबरी बातों में नहीं आए। उसने कहा कि मौजूदा ईरान अमेरिका जंग ने इस बात को साबित कर दिया है कि शुमाली कोरिया ने अमेरिका के दबाव और मीठे अल्फाज को मुस्तरद कर दिया था और अपना एटमी और मिसाइल प्रोग्राम जारी रखा था। वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, आज हम महफूज हैं। यानी शुमाली कोरिया को भी अमेरिका ने बड़ी कोशिश की थी, आओ मुज़ाकरात करते हैं, बैठो बातें करते हैं, धमकियां भी देता था, मुज़ाकरात भी करता था, मीठी मीठी बातें भी करता था, वो नहीं माने। उन्होंने अपना एटम बम बना लिया, वो महफूज हो गया हमेशा के लिए। अब वो कहते जी हमारा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, ये ईरान के ऊपर अमेरिका का अटैक ये बात साबित कर रहा है। तो अब ईरान को भी अपना फैसला करना पड़ेगा, पता नहीं वो क्या करते हैं आने वाले दिनों में। बहरहाल मुज़ाकरात वाली कहानी में तो वो नहीं फंसे अभी तक, हमें इंतजार करना पड़ेगा 24-48 घंटे मजीद, क्योंकि जुम्मे वाले दिन तक ये डेडलाइन खत्म हो जाएगी। तो देखते हैं कि जुम्मे के बाद एक बड़ा हमला शुरू होता है या डोनाल्ड ट्रंप मजीद टाइम गेन करने की कोशिश करता है। ये लोग फिर इमरान खान को जानते ही नहीं, इन्हें इमरान खान का पता ही नहीं है। देखिए, हकीकी आजादी का नारा सबसे पहले किसने लगाया? इमरान खान ने लगाया। ये किसने कहा था कि जब तक मेरे में खून है और जब तक मेरे अंदर सांस बाकी है मैं इनका मुकाबला करूंगा? ये इमरान खान ने कहा था। मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी, ये भी इमरान खान ने कहा था। मैं इनके सामने नहीं झुकूंगा, मैं इनका गुलाम नहीं बनूंगा, ये भी इमरान खान ने कहा था। इमरान खान ने कहा था। देखिए, पाकिस्तानियों को ये लड़ाई और इसका ये जो लेवल है
इस लेवल पर यह सारा शऊर इमरान खान साहब ने दिया, ये जो अब मौजूदा है, और इमरान खान साहब खुद इसका हिस्सा है। वो खुद अपनी मर्जी से इमरान खान साहब इस लड़ाई में उतरे हैं। इमरान खान साहब की बात कुछ हद तक माननी पड़ी है और आगे बढ़ने का रास्ता भी गालिबन यही था। अब देखिए ना, 3 तरह के लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुड़े हुए ना इस वक्त, या सोशल मीडिया के ऊपर जो इस वक्त बयानियां चला रहे हैं, वो 3 तरह के लोग हैं। नंबर 1 वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के बेहद वफादार हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान साहब क्या फैसला करते हैं। फर्ज करें, मैं फर्ज करने की बात कर रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब कोई डील भी कर लेते हैं ना, वो लोग पूरी ताकत से इमरान खान के साथ ही खड़े होंगे। उन्हें इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि इमरान खान साहब ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के साथ ही जाना है। एक तबका ऐसा है सोशल मीडिया पे कि वो इमरान खान को पसंद करते, उन्हें लगता है ये पाकिस्तान का मसला हल करेगा, वो कुछ और नहीं जानते। नंबर दूसरे वो लोग हैं जो उनका शऊर का एक अलग लेवल है या उनके मामला और है, वो ये कहते हैं कि रास्ता निकलना चाहिए, महदूद होना चाहिए, सिविलियन सुप्रीमेसी पाकिस्तान में होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में होना चाहिए, और इस जिद्दोजहद के लिए वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। वो ये कहते हैं पाकिस्तान में आजादी इज़हार राय हो, पाकिस्तान के अंदर अदलिया आजाद हो, पाकिस्तान के अंदर मीडिया आजाद हो, पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी हो, सिविलियन सुप्रीमेसी हो, पाकिस्तान आगे बढ़े। और ये लोग इमरान खान की इस बात को भी मान लेते हैं कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। देखिए, एक लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तरह के लोगों को, कि इमरान खान साहब कुछ भी करें वो कहेंगे ठीक है। दूसरी तरह के लोग वो हैं जो कहते हैं कि मसला ठीक होना चाहिए, मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए, इमरान खान इस टाइम पे क्योंकि ये लड़ाई लड़ रहा है, ये लड़ाई बड़ी ठीक है, हम इस पे इसके साथ हैं। तो ये 3 तरह के अलग अलग किस्म के लोग हैं। लेकिन ये मुकाबला और ये लड़ाई है क्या, जरा इसको आप समझें। देखिए, बाहर ये मुकाबला चलता रहेगा, कुश्ती चलती रहेगी। 8 फरवरी को कामयाब हुए, नहीं कामयाब हुए, अगला मुकाबला कब है, यह एहतजाज का पहला दिन है, वो दूसरा दिन है, वो 5वां दिन है, यह एहतजाज चलता रहेगा। कुछ भी आप बाहर करते रहे, जब तक बड़ा इंकलाब नहीं आएगा, अवाम बाहर नहीं आएगी, तब तक फैसला तो नहीं होगा। लेकिन एक फैसला तो हो चुका है कि अगर इस निजाम ने सर्वाइव करना है तो इन्हें हर हाल में इमरान खान को नीचा दिखाना पड़ेगा। और नीचा दिखाने के लिए इमरान खान के साथ या तो इनको डील करनी पड़ेगी, या इमरान खान साहब का मौकिफ तब्दील करवाना पड़ेगा, या इमरान खान साहब से माफी मंगवानी पड़ेगी। ये चीजें किए बगैर ये इमरान खान साहब को या उनकी पॉपुलैरिटी को टैकल नहीं कर पाएंगे। इमरान खान साहब ने अपना बयानिया बना दिया, अपने हिस्से का काम कर लिया, अब उन्हें सिर्फ सब्र करना और इंतजार करना है। ये सिस्टम अंदर से खोखला होता जा रहा है, ये किसी भी वक्त एक झटके से गिर जाएगा। हम नहीं कह सकते कब गिरेगा, लेकिन ये अंदर से खोखले होते चले जा रहे हैं। मईशत नहीं चल रही, दहशतगर्दी हो गई है, इनके हाथ कोई चीज नहीं लगी हुई, इनके हाथ पांव फूले हुए हैं। ये जो हरकतें करते हैं, जिस किस्म की बातें करते हैं, हवन्नकों वाली बातें करते हैं, जब आप इनकी बातें सुनते हैं तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये लोग अपने आसाब खो बैठे हैं। अब इन्हें समझ बूझ बाकी नहीं रही। इमरान खान को सिर्फ सब्र करना है और इंतजार करना है, और इनके साथ किसी किस्म का ऐसा मामला नहीं करना जिसमें यह तासुर जाए कि इमरान खान इनसे हार गया। और ये हार जाएंगे, ये एक दिन हार जाएंगे, और ये किसी वक्त भी इनका बबल फट जाएगा। ये बात आप अपने जहन में रखिएगा। देखिए, इमरान खान की हार किसी एक केस में नहीं है, किसी एक इलेक्शन में भी नहीं है, किसी एक हुकूमत के मिलने या ना मिलने में भी नहीं है। आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी उससे छीन लें, इससे भी वो नहीं हारेगा। आप फर्ज करें सुहेल अफरीदी इमरान खान के खिलाफ खड़ा हो जाए, फिर भी वो नहीं हारेगा। अलीमा खानम इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दे, वो फिर भी नहीं हारेगा। बुशरा बीबी वादा माफ गवाह बन जाए, इमरान खान फिर भी नहीं हारेगा। इमरान खान हारेगा, झुकेगा। मसला अब झुकने का आ गया। अगर इमरान खान ना झुका और यह वक्त गुजर गया तो याद रखिएगा, तारीख के अंदर इमरान खान, क्योंकि वो कौम को लड़ने का एक तरीका सिखा जाएगा, ये इमरान खान करेगा। ये सोशल मीडिया का दौर है, ये बहुत बड़ा दौर है, ये बहुत, और जितना बड़ा लीडर इमरान खान है, जुल्फिकार दी भुट्टो इसका कहीं भी नहीं था, किसी हिस्से में भी नहीं था, वो चंद इलाकों का लीडर था। लेकिन इमरान खान बहुत बड़ा लीडर है, और ये बहुत सीरियस इशू है इस वक्त पाकिस्तान की लिए। मैं आपको छोटा सा वाकया बता देता हूं। मार्च में 2023 में बहुत लड़ाई हो रही थी यहां पे जमान पार्क के बाहर। तो रात के वक्त मैं अपना प्रोग्राम करने के बाद जब वहां गया, मुझे मौका मिला, हर तरफ आंसू गैस की शेलिंग थी, बदबू थी। उस वक्त पुलिस वालों को पसपा करके भगा दिया था कारकुनों ने, काफी लोग जख्मी पड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था मैदान जंग का मंजर है। मैं अंदर गया, मैंने इमरान खान साहब से मुलाकात की, तो मैंने उन्हें उस दिन कहा, मैंने कहा खान साहब, बाहर लोग आजादी के नारे लगा रहे हैं, लोगों ने आपके नारे को संजीदा लिया है। तो आपको पता है कि जब लोग आजादी का नारा लगाते हैं तो फिर वो ये उम्मीद करते हैं कि हम आजादी की अब लड़ाई लड़ेंगे और आजादी लेंगे, अब जो हकीकी आजादी आप कहते हैं। तो क्या आप ज़हनी तौर पे इस सारे के लिए तैयार हैं? तो उन्होंने कहा दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है इमरान। ये इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है, मैं जेल भी जाने के लिए तैयार हूं, मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, ये मुझे मार भी देंगे, मैं फिर भी तैयार हूं। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे उस रात को। ये गालिबन 14-15 तारीख थी, मार्च की वो रात थी, मैं वहां पे गया था। तो मैंने उनसे 1-2 सवाल किए थे, ये उनके जवाब थे। तो इमरान खान साहब अपनी मर्जी से आए थे, और जिसे लगता है ना कि इमरान खान साहब को कोई सोशल मीडिया या कोई दानिश्वर या कोई इमरान खान को यूट्यूबर या कोई सहाफी वो रोक पाएंगे अपना फैसला करने से, वो फिर इमरान खान को जानते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं इमरान खान कौन है। ये कोई भी फैसला इमरान खान कर सकता है। लेकिन उस्मान बुज़दार के खिलाफ हमने कितनी स्टोरीज की, कितने प्रोग्राम किए, कितना कुछ किया।
अगर इमरान खान इन्फ्लुएंस में आने वाला आदमी होता तो उस वक्त इमरान खान उस्मान बुज़दार को हटा देता। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को नहीं हटाया, सारा दबाव हमने डाला, नहीं हटाया। जब कोरोना वायरस आया पूरे पाकिस्तान ने इमरान खान पे दबाव डाला, लॉकडाउन लगा दो। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पैगामात भिजवाए, लोगों को कायल किया, सबको फोन किया कि मुल्क बंद कराओ, लॉकडाउन लगाओ। कैसा डिसीजन था, बिल्कुल पॉपुलर नहीं था। इमरान खान ने लॉकडाउन नहीं लगाया, सारा मुल्क खिलाफ हो गया, नहीं लगाया। साबित हुआ बाद में कि वो ठीक निकला। रेहाम खान की तलाक का चलो जाती मामला है, लेकिन इलेक्शन से एक दिन पहले इमरान खान साहब ने तलाक अनाउंस करवाई थी, पूरे इलेक्शन का बेड़ा गर्क कर लिया था। जो वो एक इलेक्शन होते हैं बल्दियाती, पार्टी के सारे लोग समझा रहे खान साहब 4 दिन 2 दिन ठहर जाए, ये अनाउंसमेंट बाद में कर लेते हैं,